हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर वैभव प्रकाश सहाय, मैं आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी पत्नी डॉक्टर मेधा। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो कोरोना से रिलेटेड है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं कोविड के 19 से जो सफ़र करते हैं वो हमेशा हमें फ़ोन करके कुछ कुछ सवाल पूछते हैं। तो उसी सवाल का डॉक्टर मेधा ने एक लिस्ट तैयार किया है ताकि आप लोग को इसका लाभ मिल सके। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का लिस्ट तैयार किया जो कि कॉमन क्वेश्चंस है, लोगों के मन में आते रहते हैं। इससे आप लोगों को बहुत सारा कोविड के बारे में जानने में आप लोगों को मदद मिल सकेगी। तो मैं डॉक्टर वैभव आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जब भी हम लोग न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं तो सेकेंड वेव के बारे में सुनने को मिलता है। आखिर ये सेकेंड वेव है क्या? ये सेकेंड वेव पहले तो जानना होगा कि सेकेंड वेव क्यों आया है। तो जब भी कोई महामारी जो है लंबे समय तक चलती है तो उसके बाद हम लोग महामारी से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशन होते हैं, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब धीरे धीरे हम लोग कम करने लगते हैं। तो जिसको इंग्लिश में हम लोग इसको पैंडेमिक फैटिग कहते हैं। तो इसके कारण भी ये सेकेंड वेव आया है। दूसरा ये है कि वायरस जो है अपने अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो अपने अंदर की संरचना होती है, उसको चेंज किया है ताकि वो अपने वातावरण में अच्छे से वो अडॉप्ट कर सके। तो वो उसको जिसको आजकल टीवी में बताते रहते हैं डबल म्यूटेशन कर रहे हैं, ट्रिपल म्यूटेशन करते हैं, तो इसके कारण भी ये सेकेंड वेव आया है। और ये पहले भी ऐसा देखा गया है, पहले भी और भी महामारी हुए उसमें भी देखा गया है कि महामारी 2 या 3 वेव जरूर आते हैं उसके। आजकल ये भी तो सुनने को मिल रहा है कि थर्ड वेव आएगा, और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि ये जो सेकंड वेव है कोरोना है, ये कब तक खत्म होगा और कब हम लोग इससे फ्री होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने हमसे पूछा। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी महामारी जब लंबे समय तक चलती है तो 2 से 3 वेव उसमें आएंगे ही आएंगे। तो अभी जो हमारी वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है मास लेवल पर, वो तैयारी चल रही है। ये वैक्सीनेशन की तैयारी बेसिकली हम लोग थर्ड वेव को प्रिवेंट करने के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे या मैक्सिमम पर्सन कोविड से अफेक्टेड हो जाएंगे, तो उनके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी जिसे कहते हैं या सेना जो कहते हैं, तो वो अगर 65% या 70% लोगों में वो एंटीबॉडी या वो सेना तैयार हो जाता है, तो धीरे धीरे कोविड का जो पीक लेवल, जो कोविड का ट्रांसमिशन है, वो धीरे धीरे कमने लगेगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि फ्यूचर में कि अगर कोरोना वायरस जैसे डबल ट्रिपल म्यूटेशन करके इस बार सेकेंड वेव आया है, तो थर्ड वेव में भी हो सकता है कि और भी वो म्यूटेशन करके वो कुछ इससे भी वो खतरनाक लुक ले सकता है। तो फ्यूचर में हमें अपनी वैक्सीन की जो इफिकेसी होगी, हमारे जो साइंटिस्ट है उसको और बढ़ानी होगी। डॉक्टर वैभव, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि ये सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से क्या डिफरेंस, क्या दोनों में अंतर क्या है? हाँ, ये मैं इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि जैसे पिछले साल भी जो मार्च में ये स्टार्ट हुआ था, और इस साल 1 साल के बाद फिर से जो सेकेंड वेव आया है, उसमें बेसिक दोनों में अंतर ये है कि इस बार जो सेकेंड वेव आया है वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। पिछले बार की तुलना में 20 से 30% केसेस ज़्यादा बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं। और अदर ये है कि पिछले बार का जो फर्स्ट वेव में कोरोना वायरस के जो आर वैल्यू थे वो कम थे, माने वो इन्फेक्शियस कम थे। अगर घर में 1 पर्सन को होता था तो 2 या 3 पर्सन को अफेक्ट करता है। इस बार सेकेंड वेव में जो कोविड है वो काफ़ी इन्फेक्शियस है, उनका आर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो अगर किसी एक पर्सन को भी हो गया, अगर हम लोग अच्छे से प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो पूरे फैमिली मेम्बर को ये अफेक्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो इस वक्त कोविड 19 के जो सेकेंड वेव के जो सिम्टम है थोड़ा पहले से थोड़ा चेंज है। पिछले बार फीवर जो है 2 से 3 दिन रहते थे, इस बार फीवर ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहे हैं। और माइल्जिया, देह में दर्द वाले कंप्लेन भी पेशेंट बहुत ज़्यादा हम लोग को ये बता रहे हैं। इस बार पेशेंट जो बच्चों में खासकर देखा जा रहा है कि लूज दस्त होने या उल्टी होने के साथ भी प्रेजेंटेशन इसका हो रहा है। शरीर में लाल लाल दाने या आई रेडनेस के रूप में कोविड का भी प्रेजेंटेशन हो रहा है। और पिछले बार जो फर्स्ट वेव थे उसमें जो मेन कंप्लेन जो होता था वो गले में खराश होना, खांसी होना,
मेन कंप्लेन होता था, उसके बाद ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती थी। लेकिन इस बार सेकेंड वेव में दिख रहा है कि वायरस जो है वो गले में ज़्यादा देर नहीं स्टे कर रहा है, वो तुरंत वो लंग्स में चला जाता है। तो जिसके कारण देखा जा रहा है कि वो ब्रीदिंग सांस लेने की दिक्कत इस बार ज़्यादा हो रही है पेशेंट को। और अनदर ये है कि इस बार का जो सेकेंड वेव में जो कोरोना वायरस जो म्यूटेशन किया है, जिसके कारण पहले से वो स्ट्रांग हुआ है, वो हमारे टेस्टिंग जो हम लोग RT-PCR टेस्ट करते हैं, जो कि अभी के टाइम में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है, तो उसमें भी वो 30% केसेस में वो वायरस चकमा दे रहा है। तो ये सब कुछ डिफरेंस है जो कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में थोड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर बाबा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि फर्स्ट वेव में हम लोग देख रहे थे कि डेथ रेट काफ़ी कम था और इस बार डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैंने जैसे बताया अभी कि सेकेंड वेव में जो काफ़ी इन्फेक्शियस है वो, तो उसका आर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस बार नंबर ऑफ पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं पिछले बार की तुलना में, इसीलिए डेथ रेट ज़्यादा हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस पिछले बार की तुलना में बहुत 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 खतरनाक हो गया है और डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसी कारण उस प्रोपोर्शन में डेथ ज़्यादा हो रही है। और हम लोग आजकल ये भी एक वर्ड सुनने को मिल रहा है, क्लोज कांटेक्ट। क्लोज कांटेक्ट है क्या? क्लोज कांटेक्ट है कि जब भी हम जो पेशेंट कोविड-19 से सफ़र करते हैं और अगर उसके हम 15 मिनट 6 फीट डिस्टेंस या 2 मीटर की डिस्टेंस में अगर 15 मिनट तक उसके कांटेक्ट में हम लोग आते हैं, तो उसको हम लोग क्लोज कांटेक्ट कहा जाता है। क्लोज कांटेक्ट में और भी बातें होती है कि वो डिपेंड करता है कि वो जो एरिया है ओपन स्पेस है या क्लोज स्पेस है। हमें जैसे पता है कि ओपन एरिया में जो होता है वायरस का ट्रांसमिशन कम, मैंने पर्सन अफेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे में कोविड पॉजिटिव होता है, उन लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा तो कहीं बाहर गया ही नहीं, तो आखिर ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है? वो जैसे अपने बच्चे को काफ़ी घर में रखते हैं, खेलने के लिए भी नहीं जाता है, फिर भी बच्चा पॉजिटिव हो रहा है। हाँ, मैं भी जब भी पेशेंट देखता हूँ, तो जब भी बच्चे को फीवर आता है तो मैं बोलता हूँ कोरोना की आप जांच करवाइए बच्चे को, तो बोलते हैं मेरे बच्चे को कैसे कोरोना हो सकता है। तो बेसिकली क्या है, घर में कोई भी एक पर्सन, मैंने बताया कि आर वैल्यू इस बार कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा है। एक पर्सन अगर अफेक्ट करेंगे तो पूरे घर को वो अफेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड ये है कि बच्चे कभी कभी भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर भी वो इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं। तीसरी बात ये है कि अगर मान लें कि बच्चे हैं कहीं, तो वो दिन भर खेलेंगे, स्कूल तो बंद है, दिन भर वो शरारत करते हैं घर में, किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलते हैं, तो किसी दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं वैसा बच्चा जिसे कोविड-19 से वो सफ़र कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी वायरस हमारे शरीर के एंटर करता है तो 2 दिन के बाद ही वायरस के सिम्टम आते हैं, जैसे फीवर आना, जो कोविड के लक्षण 2-3 दिन के बाद ही आते हैं। तो ये फर्स्ट 3 डेज में जिसमें कोई सिम्टम नहीं आता है, उस पीरियड में क्या होता है कि वो वायरस को दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वैसे बच्चों के अगर कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसके कारण भी बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि बच्चों में डेंजर साइन क्या है, क्या है, और बच्चों को जब डेंजर साइन आए तो कब डॉक्टर के पास हमें कब मतलब विजिट करना चाहिए? इसके लिए मेरा प्रीवियस मैंने वीडियो बहुत इस पर डिटेल बनाया था, तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभी शॉर्टली मैं बताता हूँ कि जो बच्चों में कोविड के जो सिम्टम आते हैं, फीवर आना, खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत आना, लेस कॉमन सिम्टम में है कि उसे लैट्रिन होना, दस्त होना, बच्चे अचानक से फेंटिंग अटैक में गिर जाते हैं। उनका सेंसोरियम, कहने का मतलब है कि वो अच्छे से कोई बात को अच्छे से, जितना मदर पेरेंट के साथ कंफर्टेबली कोई बात को रिएक्ट करते थे, उनका सेंसोरियम जो है उतना अच्छा नहीं रहना, और बच्चे में शरीर में लाल लाल दाने आने या आई रेडनेस होना, तो ये सब सिम्टम भी आते हैं। डेंजर साइन में ये है कि बच्चे की अगर सांस की गति तेज हो रही है, सांस खींच खींच के ले रहा है, फीवर जो है हाई ग्रेड फीवर 101 102 मोर देन 3 डेज से ज़्यादा अगर परसिस्ट करता है, हाथ पैर बिल्कुल ही नीले पड़ रहे हैं, बच्चा अचानक से चलते फिट होके, मैंने फेंटिंग अटैक जिसको कहते हैं, कि वो गिर जाता है, तो ये सब मैंने इसके डिटेल जो है मेरा प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा कि क्या क्या वो बच्चे के वो डेंजर साइंस होते हैं।
कोई पेशेंट अगर कोविड पॉजिटिव हो गया तो उसे कितने दिनों तक आइसोलेशन में रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अभी जो रिसेंट की कोविड पेशेंट में 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि एक तो एसिम्प्टोमेटिक, जिसको कोई दिक्कत नहीं हो या हल्की सी दिक्कत हो, माइल्ड सिम्टम ऑफ फीवर हो सकते हैं, हल्का खांसी हो सकता है, या मॉडरेट सिम्टम हो सकते हैं कि जिसमें निमोनिया के जो जो लक्षण होते हैं वो हो सकते हैं, या सीवियर केसेस में। तो अगर माइल्ड केसेस हैं या जिसको कोई सिम्टम नहीं है, वैसे लोगों को मैं बोला गया है कि आपके जब से आपको फीवर या कोई भी दिक्कत आना स्टार्ट होते हैं उसके 10 दिन के बाद 10 डेज तक आपको हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज किया जाता है, कोई भी क्वारंटाइन सेंटर जो भी है वहाँ से आपको डिस्चार्ज किया था, उसके 7 डेज तक आपको आइसोलेशन में रहना है। अगर आपका मॉडरेट इलनेस है, निमोनिया वाले के फीचर आपको रहते हैं, तो उसमें 2 बातें होती है कि आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ा है या नहीं पड़ा है। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत आपको पड़ी है तो उसमें ये देखना होता है कि आपका पूरी तरह आपका जो भी फीवर है, बॉडी एक है, अदर खांसी है, ये पूरी तरह कब ठीक हो गए हैं, और 3 दिन तक आपका अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन अगर मेंटेन करता है, उसके 7 दिन के बाद से हम लोग आइसोलेशन का पीरियड मानते हैं। अगर मॉडरेट केस है लेकिन उसमें निमोनिया के लक्षण है लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है, तो जो उस आइसोलेशन का जो ड्यूरेशन है जो मैंने एसिम्प्टोमेटिक का बताया था, वही सेम कि फर्स्ट सिम्टम के 10 डेज के बाद और उसके 7 डेज के बाद ऐड कर देंगे तो उतना दिन तक आपको आइसोलेशन में रहना। अगर माने किसी को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, बहुत ही सीवियर से डिजीज से कोविड से सफ़र कर रहा है, उसमें आपका क्राइटेरिया ये है कि पूरी तरह जब तक वो सिम्टम फ्री नहीं हो जाता है और आरटी-पीसीआर अगर उसमें नेगेटिव आते हैं और उसके 7 दिन के बाद तक को हम लोग आइसोलेशन का हम लोग पीरियड मानते हैं। आपने बहुत तो अच्छी बात बताई। इसमें अप्रोक्सीमेटली हम लोग 14 टू 21 डेज का हम लोग मान के चलते हैं। अगर माइल्ड केसेस हैं तो अप्रॉक्स 14 डेज का हम लोग आइसोलेशन देते हैं। अगर बहुत सीरियस पेशेंट है तो अप्रॉक्स उसमें 3 वीक का भी टाइम लग सकता है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ये बहुत सारे मतलब जो भी पॉजिटिव होते हैं पेशेंट के मन में उठता है कि जब वो 7 से 10 दिन आइसोलेशन में रह चुके हैं और उनको कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है, तो क्या आरटी-पीसीआर कराना जरूरी है? नहीं, आरटी-पीसीआर से सिम्टम फ्री होने के बाद? हाँ, सिम्टम फ्री होने के बाद आरटी-पीसीआर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी डिटेल में बताया कि इतना दिन का आपको आइसोलेशन में अगर आप रख लेते हैं तो आरटी-पीसीआर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरटी-पीसीआर में क्या होता है कि वो हमारे वायरस के जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करके उससे डिटेक्शन होता है। आरएनए वायरस को इसको वो डिटेक्ट करता है। तो जब हमारे शरीर में कोविड से हम ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में भी डेड वायरस रहते हैं, तो उसके बाद भी हम अगर आरटी-पीसीआर करवाते हैं तो हमें आरटी-पीसीआर फॉल्सली पॉजिटिव आ जाते हैं। इसलिए हम लोग कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि जितना दिन का आइसोलेशन पीरियड है उसके बाद आपको आरटी-पीसीआर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एचआरसीटी कब कराना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में या थोड़ा लेट कराना चाहिए? जब भी पहली बात की हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन जो होते हैं वो बहुत ही उसमें रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। माने एक्सरे से 1000 टाइम उसमें रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, जो कि हानिकारक किरणों का हमारे शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो उसमें यह है कि अगर फर्स्ट 5 डेज में हमें सीटी स्कैन कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वायरस जो है वो जब तक फेफड़ा में नहीं पहुंचेगा तब तक सीटी स्कैन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनरली हम लोग का एडवाइस देते हैं 5 डे के बाद, 5 जैसे फीवर या कोई भी सिम्टम होने के 5 दिन के बाद भी अगर पेशेंट्स में फीवर आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका ऑक्सीजन का लेवल अगर गिर रहा है, मेनली 2 कंडीशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत, और ऑक्सीजन का सैचुरेशन अगर उसका ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में 5 डे के बाद आप एचआरसीटी करवा सकते हैं। कितना मतलब सैचुरेशन गिरने पे कराना चाहिए? 95 से अगर कम होता है तो ऐसी स्थिति में 5 डे के बाद एचआरसीटी, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा लंग्स कितना % अफेक्टेड हुआ है। उसमें सीटी स्कोर देते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कितना % हमारा लंग्स डैमेज हुआ है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। हाँ।
और मेरा आपसे डॉक्टर मैम अगला सवाल ये है कि जैसे कि कोई भी पेरेंट्स है, दोनों अफेक्टेड हो गए, मदर फादर दोनों, और उनका छोटा बच्चा है, तो क्या हमें उनको उनको छोड़ देना चाहिए सीनियर, मतलब दादा दादी या नाना नानी के पास बच्चों को? ये कॉमन क्वेश्चन हमारे पास पेरेंट्स फ़ोन करके पूछते हैं कि मदर फादर दोनों पॉजिटिव हो हैं, हम लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, और बच्चे में सिम्टम नहीं कोई कुछ भी आ रहा हो। कोई लक्षण नहीं है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि जो कोरोना के जो माइल्ड केसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चे या बड़े कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो वो अपना वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर बच्चे में कोई सिम्टम नहीं आ रहा है और उसको हम दादा नानी के पास अगर भेज देते हैं, तो वो बच्चे में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चा अपना वायरस जो है दादा जो सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको ट्रांसमिट करेगा, जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो हम तो कभी नहीं एडवाइस देते हैं, मदर फादर अगर दोनों पॉजिटिव है तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे को अपने पास ही रखें, किसी ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के पास नहीं भेजिए। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि अगर घर में सभी लोगों ने टेस्ट करवाया है तो जो पॉजिटिव लोग हैं वो एक साथ रहेंगे और जो नेगेटिव है वो अपना सेपरेट रहेंगे। आप मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई लेडी जिसकी डिलीवरी होने वाली है और उस टाइम पे वो उसको कोविड पॉजिटिव हो जाती है, वो किसी भी तरह से, तो क्या फिर मतलब डिलीवरी के बाद अपने न्यूबॉर्न बेबी को वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, और किन किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये हमारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पेरेंट्स पूछते हैं। तो जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है तो उसमें हम लोग 3-4 बातों का ध्यान रखना होता है कि पहला कि जन्म लेने के तुरंत बाद जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट बच्चे माँ को छाती पर बच्चे को लगा दिया जाता है, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट को थोड़ा सा हम लोग करते हैं, तुरंत वो करने से रोकते हैं। सेकेंड, माँ बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। और थर्ड की जो रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, जैसे जन्म के समय BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी और विटामिन के का इंजेक्शन लगता है, तो बच्चे को रूटीन इम्यूनाइजेशन हमको देना है। और साथ साथ जैसे हर एक नवजात शिशु को हम लोग विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देते हैं, क्योंकि विटामिन डी माँ के मदर फीड में नहीं पाए जाते हैं, तो हर एक बच्चे को हम लोग देते हैं। तो ये चारों चीज़ ये नॉर्मल जैसे बच्चे को करते हैं वैसे हम लोग दे सकते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है, मैं जैसे कि जब भी हॉस्पिटल में जाती थी तो वैक्सीनेशन का आजकल चल रहा है, अभी तो 18 to 44 ईयर्स का चल रहा है, तो मैं पेशेंट लोग हमेशा ये पूछने आते थे कि वैक्सीन लगाना सेफ है, और क्या वैक्सीन लगाने के बाद हमें कोरोना नहीं होगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि जैसे ही मान लीजिए वैक्सीन हम लगाते हैं, तो वैक्सीन लगाने से ये नहीं है कि हमें कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद जो है अ, जो बीमारी का सिविरिटी है, जैसे जो वेंटिलेटर पर जाना, डेथ रेट होना, ये सब देखा जा रहा है कि कम हो रहा है। जैसे एक सिंपल उदाहरण देख लीजिए, जैसे हम लोग बच्चों में BCG का टीका लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि BCG का टीका टीबी के लिए होता है, तो जिस बच्चे को हमने BCG टीका लगा दिया उसको जिंदगी भर टीबी नहीं होगा। उसके बाद भी अगर टीबी का पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं या टीबी से एक्सपोजर होते हैं तो वो इफेक्ट हो सकते हैं। वैक्सीन क्या करता है, पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि वैक्सीन क्या करता है। वैक्सीन में ही वायरस जो होते हैं, कोरोना वायरस है, उसको क्या किया था लेबोरेटरी में साइंटिस्ट लोग उसको थोड़ा कमजोर कर देते हैं, उसको जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा अल्टर करते हैं और उसको हमारे शरीर में वायरस को ही डेड वायरस या उसको थोड़ा सा अल्टर करके हमारे शरीर में वैक्सीन के थ्रू दिया जाता है। तो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी पावर है वो उस वायरस के खिलाफ अपना एंटीबॉडी बनाता है, मैंने अपना सेना तैयार करता है, हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए अपना सेना तैयार करता है। हाँ, डिफेंस के लिए वो सेना तैयार करता है। अगर सपोज करिए कि नेक्स्ट टाइम सही में हमको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है वैक्सीन लेने के बाद, अगर हमारे शरीर में अगर पहले से ही सेना तैयार रहेगी तो हम उसको इजीली लड़ सकते हैं। ड्यूरेशन कम होगा। हाँ, ड्यूरेशन कम होगा, सिविरिटी भी कम होगी। अगर मान लें कि मैंने वैक्सीन नहीं लिया है तो हमारे शरीर को सेना बनाने में, तैयार करने में वो समय लगेगा। तो वैक्सीन लगाना बिल्कुल ही सेफ है, इसका जो साइड इफेक्ट है 0.1% से कम ही है, इसीलिए वैक्सीन आप इजीली सभी पर्सन लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है 18 ईयर के पहले वैक्सीन को अभी रिकमेंड नहीं कर रही है। हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक होपफुली एज वाइज चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट हो सकता है कि 70 बिलो 18 हाँ बिलो 18 भी स्टार्ट किया जाएगा कुछ मंथ के बाद।
बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि किस किस कंडीशन में हमें वैक्सीनेशन, कोविड का जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो नहीं लेना है। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा हमसे। जैसे फर्स्ट टाइम मैं वैक्सीनेशन लिया और हमें सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, इसमें हम सेकेंड डोज को हम लोग रोक सकते हैं, या लेना भी होगा तो उसके डॉक्टर के स्ट्रिक्ट निगरानी में लेना है। और सेकेंड ये है कि जो भी गर्भवती महिला है या जो बच्चे को, हाँ, जो बच्चे को दूध पिला रही है, तो वैसे लोग इस वैक्सीन को ना ले, क्योंकि जो वैक्सीन का स्टडी हुआ है, अभी तक क्लियर स्टडी हाँ, नहीं है उसमें गर्भवती महिला या जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं उस पर स्टडी अभी नहीं हुआ है, उनको स्टडी में शामिल नहीं किया है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों कंडीशन में आप वैक्सीन ना लगाएं। अगर कोई पेशेंट कोरोना से पॉजिटिव हो गया और उसको जो भी कोरोना के सिम्टम्स हैं वो आ रहे हो, तो उसको इस कंडीशन में वैक्सीन लेना चाहिए? नहीं, इस कंडीशन में वैक्सीन नहीं लेना। जैसा कि मैंने बताया कि वो भी वैक्सीन क्या है, वो एक तरह का वायरस ही है जो कि उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया गया। अगर हम ऑलरेडी कोरोना से सफ़र कर रहे हैं और ऊपर से कोरोना वायरस लेंगे तो हमारा सिविरिटी और बढ़ेगा। इसीलिए अगर आप कोरोना से सफ़र करते हैं, कोविड पॉजिटिव है, तो आप उस समय कोरोना का वैक्सीन अपना लें। इसी से मेरा रिलेटेड अगला सवाल आपसे ये है कि अगर वो जैसे जिस पेशेंट ने आपने कहा कि अभी नहीं लेना चाहिए पॉजिटिव होने के बाद, तो जब वो रिकवर कर चुका हो तो उसके कितने दिन बाद वो वैक्सीन ले सकता है? हाँ, इसके है यह कि 4 to 8 वीक के बाद, मैंने डेढ़ महीने से 2 महीने के बाद वो फिर वो वैक्सीनेशन ले सकता है। फिर नेक्स्ट भी मेरा इसी से रिलेटेड है सवाल है कि अगर जैसे किसी पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू वो मतलब ठीक हुआ हो और उसको सिम्टम नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में कितने दिन के बाद लेना चाहिए? उसमें भी 6 to 8 वीक का हम लोग ये रेंज होता है कि आप उस पीरियड के बाद वैक्सीनेशन ले सकते हैं। डॉक्टर वैभव, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कोई पेशेंट फर्स्ट डोज ले चुका हो, उसके लेने के बाद वो पॉजिटिव हो गया, उसके कुछ दिन के बाद कोविड, ऐसे तो कहा जाता है कि फर्स्ट डोज के बाद इम्यूनिटी आती नहीं है, तो सेकेंड डोज उसको कितने दिन के बाद लेना चाहिए? अभी कुछ समय पहले एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर आप फर्स्ट डोज ले चुके हैं, अब आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो आप सेकेंड डोज जो है 6 वीक से लेकर के आप 12 वीक तक, मैंने डेढ़ महीने से लेकर 3 मंथ के बाद ही आप सेकेंड डोज, आप इस फुल्ली तरह रिकवर होने के डेढ़ महीने से लेकर 3 महीने के बाद ही आप सेकेंड डोज लें। कोविड-19 से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत ही कॉमन सवाल है। कोविड-19 से बचने के लिए हमको, जैसे हमने टीवी में हमेशा जो चीज़ें बताती है बस उसी को फॉलो करना है। जैसे हमें सैनिटाइज करना है, हाथ से साबुन से हाथ धोना है और मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। और कोविड के लिए क्या है कि जैसे ही किसी में भी अभी फीवर, सर्दी, खांसी कुछ भी अगर लक्षण होता है तो सबसे पहले तुरंत वो जांच करना है, मैंने आइडेंटिफाई करना है टेस्टिंग करा करके। उसके बाद उस पर्सन को हमको आइसोलेट करना है, वो अदर फैमिली मेंबर से आइसोलेट होंगे, ताकि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है कोविड का, जो उसको ब्रेक किया जा सके। और तीसरा यह है कि हम ईयरली उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके, ताकि जो है वो सीवियरिटी में न जा सके। सीवियर होने से पहले ही उसको ठीक, हाँ, ये ट्रीटमेंट, इसका जो ट्रीटमेंट है वो ईयरली स्टार्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ टाइम अभी के टाइम बिहार में क्या होता है कि लोग, पेशेंट मानते ही नहीं है कि कोरोना है। 3-4 दिन तक वो दवाइयाँ वायरल फीवर कहेंगे, और अगर वो गांव में किसी छोटे से लैब में या किसी छोटे विलेज प्रैक्टिशनर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो टाइफाइड का जांच करवा देंगे, टाइफाइड पॉजिटिव, वो टाइफाइड मान कर ही बैठे रहते हैं, मानना ही, मैंने किसी भी तरह वो मानना ही नहीं चाहेंगे कि हमको भी कोरोना हो सकता है। हाँ, फिर उसके 5-6 दिन के बाद जब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल गिरता है, तब वो हॉस्पिटल की ओर दौड़ते हैं। उस समय जब दौड़ते हैं, RT-PCR का इतना टेस्ट के लिए देते हैं, RT-PCR गोल्ड स्टैंडर्ड है। अभी उसका RT-PCR टेस्ट आने में भी इतना ज़्यादा लोड हो चुका है कि 2 से 3 दिन समय लगता है, तो पेशेंट के पास फिर ऑप्शन कम बचते हैं।
तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ईयरली आपको टेस्ट करवाना है, अपने आप को आइसोलेट करना है ताकि हम उसको चेन को ब्रेक कर सके और तुरंत एज सुन एज हम ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट इसी पे एक पेशेंट के मतलब वो जो बोलते हैं मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में हम लोग जब भी पेशेंट देखते हैं तो कहते हैं कि पहले कोविड का टेस्ट करा लीजिए, तो वो बोलेंगे इस तरह से कि हाँ हमको कोरोना, मतलब हाँ हमारा कोरोना है, मतलब उनको ये लगता है नहीं कि उनको भी हो सकता है। हाँ हाँ। अच्छा, आपसे नेक्स्ट सवाल मेरा ये है डॉक्टर वैभव कि जैसे कि कोरोना का 10 से 14 दिन कहा जाता है कि इंक्यूबेशन पीरियड है, तो ये 10 से जो 14 दिन है इसके अंदर भी तो कुछ कुछ जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट या मतलब डेंजरस डे कहा जा सकता हाँ, है। जैसे इसमें हम लोगों ने ये इसमें हम लोग 3rd डे, 5th डे और 14 डेज, मैंने जैसे 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। तो जैसे कभी जैसे सेकेंड वेव में मैंने बताया कि वायरस जो है वो डायरेक्ट जो है थ्रोट के में कम टाइम रहकर डायरेक्ट फेफड़ा में चला जाता है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि 3rd डे पर ही पेशेंट का डिटीरिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें 3rd डे पर बिल्कुल तीसरे दिन पर जब भी कोई दिक्कत आने लगे उसका तीसरे दिन पर हमें अलर्ट हो जाना है। उसके 5वें दिन पर अलर्ट होना है क्योंकि वो वायरस वो फेफड़ा में जाएगा ही जाएगा। तो 5 दिन के बाद भी हमें बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है कि कहीं चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है हमें, अगर ऑक्सीजन लेवल हमेशा रेगुलर चेक है वो तो कम तो नहीं रहा है। और इसके बाद फिर लास्ट डेज, अंत भला तो सब भला, तो लास्ट डे भी जो 14 डेज का जो मैंने डॉक्स इंक्यूबेशन, उसमें भी हमको बहुत ही कॉशियसली रहना है कि हमें अब बाहर फ्री घूमना है कि नहीं घूमना है। तो लास्ट डे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई बच्चा कोविड-19 से अफेक्टेड हुआ हो और वो फुली रिकवर कर चुका है, तो क्या इसका कोई कॉम्प्लिकेशन भी होता है बच्चों में? हाँ, बच्चों में ऐसे देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऐसे आ रहे हैं। जैसे उस कॉम्प्लिकेशन को हम लोग मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, या बच्चों में ऐसा देखा जा रहा है कि कावासाकी डिजीज़ के साथ इसका एसोसिएशन हो रहा है। इसमें जो कोरोनरी आर्टरी जो होते हैं, हार्ट को पहुंचाने वाले जो हमारे ब्लड वेसल्स है, उसमें भी ये डायलेशन होते हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कुछ कुछ बच्चों में देखा जा रहा है। मैं आपसे ब्रीफली मतलब इन शॉर्ट कोरोना का ट्रीटमेंट जानना चाहूँगी, मतलब इन शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं। कोविड जैसा कि इसमें है कि सबसे पहले तो ये आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सबको पता अभी है। तक ट्रीटमेंट आया नहीं है। हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। हाँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले मैं बात कर सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जैसे है कि हाइड्रेशन को आपका मेंटेन करना है, ठीक है। फीवर है तो पैरासीटामोल आपको 6 आवर्ली लेना है, वो फीवर को भी कम करेगा, शरीर में जो दर्द हो रहा है उसको भी, बॉडी एक हो रहा है उसको भी कम करेगा। आपको जो भी गार्गल करना है, विटामिन सी, जैसे इसमें है विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, जिंक है, तो ये सब जो भी मल्टीविटामिन है, हाँ, उसको आपको लेते रहना है। और आपका जो सोने का पोजीशन जो है वो हमेशा पेट के बल होना चाहिए। इस पर क्योंकि ये होता है क्या है कि हम जैसे कोविड में क्या होता है कि हमारे फेफड़े को जो अफेक्ट करते हैं, एंटीरियर साइड पर अफेक्ट किए, तो अगर हम पेट के बल लेटते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे मोस्टली अगर इससे क्या होता है कि जो बैक साइड का जो फेफड़ा होता है, जो कि कोरोना में था, हमें 10 से 14 दिन, हमें 14 डेज का जो पीरियड है उसको हमको निकालना है। तो अभी के टाइम में जो पेट के, मैं डिटेल अभी नहीं बताऊंगा इसमें, यही आप जानिए कि अगर पेट के बल आप लेटते हैं तो ये एक तरह का घर में वेंटिलेटर का काम करेगा। अब यही आप समझिए। अब मैं मेन ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट में आता हूँ कि कोविड-19 का क्या दवाइयाँ हैं। तो अभी तक इसमें हम लोग 3 दवाइयाँ ही हैं। पहला है ऑक्सीजन, सेकेंड है एस्ट्रॉयड, और थर्ड है खून पतला करने की जो भी दवाइयाँ आती है। तो जैसे ही आपका सेचुरेशन लेवल 95 से 94 से गिरने लगता है तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड जो मैंने बात किया कि एस्ट्रॉयड, तो एस्ट्रॉयड का ट्रीटमेंट जो है कि वो कब स्टार्ट करना है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होते हैं कि फर्स्ट डे से ही लोग स्टार्ट हाँ, कर देते हैं। तो जिस समय वायरस हम पर अटैक किया, हमारी सेना जो है उस वायरस से लड़ रही है, और जिस एस्ट्रॉयड का ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में हम स्टार्ट कर देंगे, हाँ, उसको वो डिक्रीज करेगा हमारे जो सेना के मनोबल को, यही समझिए हमारे जो अंदर की सेना है हमारे, उसको वो मनोबल को और गिराएगा। तो एस्ट्रॉयड का जो ट्रीटमेंट है वो जब भी स्टार्ट करें तो आप 5 डेज के बाद ही करना है।
तो इसमें 3 तरह की ड्रग आते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन है, मेथाइलप्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोलोन है। तो कोई भी आप अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करके इसका डोज के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस स्टार्टिंग 5 डेज में हमें नहीं करना है। और ये जो है आजकल जो स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट है, ये पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन को डिक्रीज करता है, ये लाइफ सेविंग ड्रग है। तीसरी जो है कि आजकल जो कोविड में जो बहुत सारे डेथ हो रहे हैं, जैसे खून को वो गाढ़ा करता है। ये गाढ़ा खून जैसे हमारे हार्ट को भी ब्लॉक कर अटैक आ सकते हैं, लंग्स में भी वो ब्लड के क्लॉट देखते, पोस्टमार्टम के बाद बहुत सारे कोविड पेशेंट में देखा गया है कि लंग्स में ब्लड के क्लॉट हमें मिले हैं। तो ये ब्लड थिनर का यूज करना है। ये कि ब्लड थिनर का यूज बहुत ही जुडिशरी तरीके से करना है, किसी डॉक्टर के सुपरविजन में करना है। और उसके लिए कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर होते हैं, उसको हमेशा आपको मॉनिटर करना। डी डायमर हो गया, या जो भी ब्लड थिनर इनॉक्सापेरिन वगैरह स्टार्ट करते हैं, उसको फैक्टर 10 एक लेवल को हमेशा मॉनिटर करना होता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ब्लड थिनर का, ये आप डॉक्टर के सुपरविजन में ही स्टार्ट करें। अपने से डॉक्टर या गूगल से देखकर ये डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि ब्लड थिन आपका बहुत ज़्यादा आपको ब्लड पतला हो जाएगा तो आपको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो ब्लड थिनर का यूज जो भी करना है डॉक्टर से सलाह लेकर ही करना है। उसको क्लोजली उसको अगर यूज करते हैं क्लोजली मॉनिटर करते रहना है। लेकिन फिर भी मैं एडवाइस यह दूंगा कि अगर पेशेंट बहुत सीरियस है और उसका ऑक्सीजन का लेवल अगर गिरने लगता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम लोग जनरली जो आईसीयू में पेशेंट है या ऑक्सीजन का सैचुरेशन 90 से गिरने लग रहा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग ब्लड थिनर स्टार्ट कर ही देना चाहिए। जहाँ पर मॉनिटर की जो भी अच्छे से लैब की सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो प्रोफाइलैक्टिक भी रिमोट एरिया में हम लोग स्टार्ट करते ही हैं। तो उसमें इंजेक्टेबल भी होते हैं। अगर इंजेक्टेबल की फैसिलिटी रिमोट एरिया में नहीं है, तो ब्लड थिनर के बहुत सारे जो है कि ओरल दवाइयाँ भी आते हैं, पेक्साबैन आते हैं, या इकोस्पिरिन भी है, हाँ, एक वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कोई फिजिशियन से कंसल्ट करके आप इसको स्टार्ट करना है। हाँ, बट जो चाइल्ड होते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है ट्रीटमेंट में। अभी जो बच्चों का जो रिसेंट गाइडलाइन जो एम्स का आया है अभी, तो उसमें उन्होंने ये बता रहा है, उन्होंने बताया है कि मैक्सिमम दवाइयों को बोल रहे हैं कि बच्चे में कोई इसका यूजफुल रोल नहीं। अभी जो रिसेंट दिल्ली एम्स का गाइडलाइन है उसमें बता रहे हैं कि फ्लेविपिराविर, रेमडेसिविर, टोक्लिजुमैब, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवा, इवरमेक्टिन जो पेट में कीड़े मारने की दवाइयाँ थी, एजिथ्रोमाइसिन, लोपिनाविर, रोटिनाविर, एंटीवायरल जो भी ड्रग है, are not recommended for the routine use in COVID-19 in the children with any disease severity। अभी रिसेंट एम्स का गाइडलाइन आया है, लेकिन ये गाइडलाइन हमेशा चेंज होते रहती है। जैसे अमेरिकन गाइडलाइन में वो बता रहे हैं कि अगर 2 to 8 ईयर है, तो जैसे मान लीजिए कोई चाइल्ड है, एसिम्टोमेटिक है, हल्का सिम्टम है, तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, विटामिन सी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, जिंक देते हैं और पैरासीटामोल देते हैं। लेकिन अगर 2 ईयर से लेके 8 ईयर के बच्चे रहते हैं, तो उसमें अमेरिकन गाइडलाइन बहुत सारी गाइडलाइन बताती है कि आप वैसी स्थिति में इवरमेक्टिन जो पर केजी के डोज होते हैं, आप चाइल्ड वेल डॉक्टर से कंसल्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 8 ईयर से ज़्यादा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग फिर डॉक्सीसाइक्लिन को भी ऐड करते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन 8 ईयर के बिलो हम लोग कभी बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है। बहुत सारी अमेरिकन गाइडलाइन में ये भी देखा गया है कि अगर मान ली कि 1 ईयर का कोई भी बेबी हो, वो अगर सीरियस हो जाता है, कोविड से बिल्कुल सीरियस होता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग रेमडेसिविर भी स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए इन्फ्लामेटरी मार्कर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है और तो उस इस स्थिति में हम लोग रेमडेसिविर भी हम लोग या टोक्लिजुमैब जो भी है वो स्टार्ट करते हैं। स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट तो मैंने बताया कि वो तो इस समय गेम चेंजर हो रहा है। हाँ, ब्लड थिनर का यूज बच्चे में बहुत ही जुडिशरी करना है। जब तक नहीं हमें प्रूफ नहीं हो जाए कि क्लॉट बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसको कहते हैं एस्टैब्लिश थ्रोम्बोसिस, तो वैसी स्थिति में आप लोग वैसी स्थिति आने के बाद ही ब्लड थिनर का हम लोग बच्चों में यूज करते हैं। मेरा आपसे लास्ट सवाल आज का ये है कि बहुत सारे जैसे एंटीवायरल अब फेमस हो रहा है, ये रेमडेसिविर, टोक्लिजुमैब, जिसका लोगों ने होर्डिंग करके इतना कॉस्ट जो 5,000 की दवा है उसको 1 लाख कर दिया है। तो क्या सचमुच कोविड पेशेंट के लिए रामबाण है ये? नहीं, मैंने जैसा कि वही बताया पहले कि कोविड पेशेंट के लिए 3 ही ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन,
एस्टेरॉयड और ब्लड थिनर। ये 3 का इफेक्टिव रोल है। बाकी जो भी दवा जैसे रेमडेसिविर का है कि अगर मान लें कि स्टार्टिंग में कोई कोमॉर्बिड पेशेंट है, मैंने हाई रिस्क वाले पेशेंट है, या जैसे ही मैंने ब्लड टेस्ट कराए आपके इन्फ्लामेटरी मार्कर, जैसे इसमें टेस्ट में हम लोग, जैसे आपको सभी को पता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं, RT-PCR के द्वारा इसका कंफर्म किया जाता है। लेकिन और भी इसका प्रोग्नोसिस देखने के लिए जैसे हम लोग CBC टेस्ट करवाते हैं, उसमें हम लोग न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो देखते हैं, उसका लिम्फोपेनिया कोविड पेशेंट में देखा जा रहा है कि लिम्फोसाइट कम थे, लिम्फोपेनिया देखते हैं, और CRP वो मार्कर की CRP बहुत ज़्यादा अगर स्टार्टिंग में मैंने कहा CRP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हमको पता चल जाएगा कि सिविरिटी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। इसके साथ साथ और भी इन्फ्लामेटरी मार्कर हैं, जैसे आपको लीवर फंक्शन तो चेक करना ही है, LFT, उसके जैसे सेरम फेरेटिन हम देख सकते हैं, D डाइमर करवा सकते हैं, LDH करवा सकते हैं। तो बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर, अगर इन्फ्लामेटरी मार्कर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और पेशेंट को हाई रिस्क है, तो वैसी स्थिति में अगर हम रेमडेसिविर स्टार्ट करते हैं तो जो हॉस्पिटल स्टे है, जो बंदा 5-6 दिन, हाँ, वो ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम इस बंदे को रेमडेसिविर दे दिए और ये बच्चा ये बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल बच जाएगा। मोर्टिलिटी में इसका रोल नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल ड्यूरेशन जो होता है उसको डेफिनेटली कम करता है। फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर इन्फ्लामेटरी मार्कर आपके बढ़े हुए हैं, इन्फ्लामेशन जो हमारे फेफड़े की सूजन, जो इन्फ्लामेटरी कैस्केड होते हैं वो अगर स्टार्ट हो गए हैं और हाई रिस्क पेशेंट है, तो वो जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है वो डिसाइड करेंगे कि आपको रेमडेसिविर देना है या नहीं देना है। तो इसका होर्डिंग करना कोई अच्छी बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे से जो भी कॉमन लोगों के सवाल है बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। इससे लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिली कोविड के बारे में और लोगों को मदद मिलेगी इससे। ठीक है, ओके।